हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रीलिम्स एक्स्ट्रा सीरीज। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, जो कि जुलाई के वीक 2 में आए हैं अलग अलग सोर्सेस में, जैसे डाउन टू अर्थ, पीआईबी, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स एंड अदर्स। ओके, सो दिस इज फर्स्ट न्यूज विद रिस्पेक्ट टू स्पॉटेड हेनास। दे आर कॉम्पिटिंग आउट कॉम्पिटिंग लेपर्ड्स इन तंजानियन पार्क विद ह्यूमन हेल्प। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, बिकॉज स्पीशीज इन न्यूज में आता रहता है ये एग्जाम में। फर्स्ट थिंग, the spotted hyenas is also known as laughing hyena. These are nocturnal. Okay, 2023 में क्वेश्चन आए थे इस तरह के, तीन स्पीशीज के नाम देकर कि इनमें से कौन से नॉक्टर्नल होते हैं। इनके अपीयरेंस, राउंडेड ईयर्स इनकी पहचान है। नेक्स्ट इज, ऑल्दो देयर बिहेवियर एंड अपीयरेंस आर लाइक डॉग्स, दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू कैट्स एंड दीज आर नेटिव ऑफ सब सहारन अफ्रीका। अब अगर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू नॉक्टर्नल, तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है तीन स्पीशीज के नाम देकर कि कौन सा किस लोकेशन का या किस रीजन का नेटिव है। ठीक है, तो जब भी आप स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे हमेशा दो चीज पे फोकस करना। फर्स्ट इज वो नॉक्टर्नल है या नहीं। सेकंड इज क्या वो बोरियाल है, दैट इज ये अपना ज्यादातर टाइम ट्री पे बिताता है या नहीं। एंड थर्ड थिंग इज वो नेटिव कहाँ का है। तो आप में से कई लोग हैं जो लास्ट में इस तरह की पीडीएफ बुकलेट्स लेके पढ़ते हैं, स्पीशीज इन न्यूज। बट द मेन थिंग इज, जब तक आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क नहीं होगा कि हमें किस तरीके से इनकी इन्फॉर्मेशन तैयार करनी है फॉर एग्जाम, ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, तब तक ऐसे नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि आपके दिमाग की एक लिमिटेशन है कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। राइट, सो नॉक्टर्नल, बोरियल एंड नेटिव कहाँ का है, इन तीन चीजों पर आपको मेनली फोकस करना चाहिए। Okay, then next is that they are carnivorous, and these are non-seasonal breeder, though a birth peak does occur during the wet season as well. Okay, population में कोई issue नहीं है, these are least concern. Then Ministry of Culture. अब अगेन जब भी हम किसी इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा इनिशिएटिव न्यूज में रहा है, तो उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है कि वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ओके, और सेकंड होता है कि उस प्रोजेक्ट का या मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, कोई भी स्कीम पढ़ लीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट पढ़ लीजिए, या कोई भी स्कीम पढ़ लीजिए, योर फोकस शुड बी किस ईयर में लॉन्च हुई है, सेकंड किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, एंड थर्ड उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। और अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम टाइप की चीजें हैं तो फिर उनके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, यानी कि उनके इम्पैक्ट क्या होंगे। ठीक है, ये चार पांच थीम अपने दिमाग में रखिए तो आप कोई भी स्कीम आसानी से प्रिपेयर भी कर सकते हो और उसको याद भी रख सकते हो। चलिए, let's focus on this project Pari. It aims to stimulating dialogue, reflection, and inspiration, contributing to dynamic cultural fabric of the nation. ठीक है, recently Ministry of Culture launched Project Pari at 46th session of World Heritage Committee. इसमें गोल क्या है, हम ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम मिलेनिया ऑफ आर्टिस्टिक हेरिटेज, दैट इज लोक कला या लोक संस्कृति। नोडल मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इसे एग्जीक्यूट करेगी ललित कला अकेडमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। अब जरा यहाँ पर फोकस कीजिए कि हमारे लिए जरूरी है कि कौन सी पेंटिंग किस रीजन से आती है। इसकी थोड़ी लाइट बढ़ा लेते हैं। ओके, थांका पेंटिंग, दिस फर्स्ट वन, दिस इज फ्रॉम सिक्किम एंड लद्दाख। पार्ट पेंटिंग फ्रॉम राजस्थान। कलमकरी आंध्र प्रदेश। अल्पोना आर्ट वेस्ट बंगाल। चिरियाल पेंटिंग तेलंगाना। गोंड आर्ट ये हमारे मध्य प्रदेश से। मिनिएचर पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की फेमस है। अल्पना आर्ट त्रिपुरा से है। तंजोर पेंटिंग फ्रॉम तमिलनाडु। लांजिया साउरा उड़ीसा। पटचित्र वेस्ट बंगाल। वर्ली महाराष्ट्र, ये तो बहुत कॉमन है। अब पिछवाई पेंटिंग अगेन राजस्थान। बनी थनी पेंटिंग ये यूपीएससी में पूछी गई थी आपको। बनी थनी पेंटिंग आती है आपकी राजस्थान से। कैरल मुराल्स ऑब्वियसली केरला से। एंड पिठोरा आर्ट गुजरात। एंड अजपन उत्तराखंड। ठीक है, तो इन पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये पीआईबी ने अपनी वेबसाइट पर ही डाला था इस न्यूज आर्टिकल के साथ। ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पीआईबी पे ही अपलोड किया गया था, और वहीं भी ये इमेज थी। तो यूपीएससी आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये चीजें पता हो। अब इनमें से जो कॉमनली हम लोग नहीं सुनते हैं वो है अल्पोना आर्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप उस रीजन से ना आते हो। ये हम लोग इतना कॉमनली नहीं सुनते हैं। अल्पना आर्ट, लांजिया सौरा, एंड देन कम्स दिस अजपन एंड चिड़ियाल। ठीक है,
और ये पिछवाई। इन 5 पेंटिंग्स के नाम ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर आएंगे तो ये याद नहीं रहेगा, बाकी तो आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, सुनी होगी, याद होगा। ठीक है। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46 मीटिंग थी, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये क्या है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी डिसाइड्स ऑन इंस्क्रिप्शन ऑफ न्यू साइट्स इनटू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है। तो ये जो कमेटी है यही डिसाइड करती है कि हमें किस साइट को इंक्लूड करना है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। India will be hosting the meeting for the first time in July 2024 and number of UNESCO World Heritage Site in India grew to 42। ठीक है। जो होयसाल के एंसेम्बल्स इंक्लूड किए गए थे लास्ट ईयर, उसके बाद अब हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई है, 42। These sites include 34 in cultural category, 7 in natural category, and 1 in mixed category, that is Khangten-Zonga National Park. India has sixth largest number of UNESCO sites in the world, and the countries that have 42 or more World Heritage Sites are Italy, Spain, Germany, China and France। ठीक है। तो हम आते हैं 6 नंबर पर। ये बातें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए आपके जरूरी है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज होल्ड मीटिंग विद स्टेट एंड यूटीज टू डिस्कस इंप्लीमेंटेशन ऑफ आनंद मैरिज एक्ट। अब ऑब्वियसली बात है कि माइनॉरिटीज की बात हो रही है, तो ये किसके अंडर में आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की के अंडर में। और ऑब्वियसली ये न्यूज भी ली गई है फ्रॉम पीआईबी। आनंद मैरिज एक्ट। The Anand Marriage Act or Sikh Marriage Act is legally recognizing and protects Sikh marriages conducted through Anand Karaj ceremony। इसका इमरजेंस कब हुआ, तो ये 1909 में इमरजेंस हुआ है, व्हेन ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास्ड ए लेजिस्लेशन फॉर रिकग्निशन ऑफ सिख वेडिंग सेरेमनी आनंद करज। अब लीगल रिकग्निशन इसको कब मिला, ये मिला है 2012 में। पार्लियामेंट पास आनंद मैरिज अमेंडमेंट बिल bringing Sikh traditional marriages under purview of legal recognition। Okay, so it happened in 2012। While the central government approved the amendment, it was left for individual states and UTs to frame respective rules। अब देखिए पार्लियामेंट पास कर देता है लॉ, बट एग्जैक्टली जब तक स्टेट्स पे रूल्स ना बनाए तब तक वो इम्प्लीमेंटेशन में आ नहीं पाता है। सेम वॉज दी केस विथ वेज एक्ट। ठीक है, जो हमने फोर कोड लाए हैं वेज एंड अदर थिंग्स के लिए, तो इसमें भी सारे स्टेट्स ने रूल्स नहीं बनाए थे, इसलिए 2019 में पास होने के बाद भी अभी तक एबेंस में रहा। अब जाकर लगभग सभी स्टेट्स ने इसको कर दिया है। तो रूल्स फ्रेम करने की अथॉरिटी स्टेट्स को दे दी जाती है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इसमें लेजिस्लेशन पास कर सकता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव द अमेंडमेंट्स, इट वाज लेफ्ट टू द इंडिविजुअल स्टेट्स टू फ्रेम द रिस्पेक्टिव रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आनंद मैरिजेस। Next is it also protects the rights and responsibilities of Sikh couples within the framework of legal marriage। Objective क्या था, to address the concerns from the Sikh community regarding validity of their marriage under existing Hindu marriage laws। अब क्या हुआ था कि हिंदू मैरिज एक्ट लॉज के अंडर में ही हमने ये सारी जो माइनॉरिटीज थी, ठीक है, उनको भी इसी में इंक्लूड कर दिया था, जैन, बुद्धिस्ट, सिख एंड अदर्स। तो वो चाहते थे कि हमारा मैरिज एक्ट सेपरेट हो, तो अब वो हिंदू मैरिज लॉज के अंडर में नहीं आएगा। Implementation, states including Jharkhand, Maharashtra, Meghalaya reported implementing the Anand Marriage Act। ऑलराइट, तो ये आनंद मैरिज के बारे में बात हो गई है। एनसीएम के बारे में जान लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के बारे में भी। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है स्टैट्यूटरी बॉडी, अलग से पार्लियामेंट से एक लॉ पास करके इंप्लीमेंट की गई है। गोल क्या है इसका, टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब इस पे फोकस कीजिए, यहाँ पर सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात नहीं की जा रही है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड अदर्स, बट एट द सेम टाइम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भी बात की जा रही है। राइट, दोनों को प्रोटेक्ट करता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी दोनों माइनॉरिटीज को रिकग्नाइज करता है। इट वॉज सेट अप अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, इसका एक्ट आया। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप की गई। Function and power, it ensure that constitutional and legal safeguards for protection of minorities are implemented effectively। ये जितने भी बॉडीज है ना हमारी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, विमेन, चाइल्ड, सब में आपको कॉमन चीजें ही लिखनी होती हैं, इसलिए एक फ्रेमवर्क दिमाग में रखिए, कभी लिखने को आया तो आसानी से लिख लोगे कि दो सबका गोल सेम ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ पे एससी डाल दीजिए, चाहे एसटी डाल दीजिए, चाहे ओबीसी डाल दीजिए। राइट, गोल सबका सेम ही रहता है। इट इवेलुएट्स द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर यूनियन स्टेट,
It make recommendation for effective implementation of safeguards and measures for protection of minorities. ठीक है, सेम चीज ST/SC की बॉडीज पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी. It advise सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन माइनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज. ठीक, अब वहां पर जो हमारी नेशनल कमीशन है ST/SC OBC वाली, उनको भी सिविल कोर्ट्स की पावर दी गई है और यहाँ पर भी सिविल कोर्ट की पावर दी गई है. सिविल कोर्ट की पावर देने का मतलब यह है कि वो कोई भी एविडेंस, कोई किसी को भी स्टेटमेंट देने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं. ठीक है, सिविल कोर्ट की पावर उनको दी गई है. द एनसीएम हैज पावर ऑफ ए सॉरी The NCM has a power of a civil court while investigating any matters related to deprivation of rights of minorities. अब नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज कितनी है? तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन एंड जैन. ठीक है, जोरास्ट्रियन यानी हमारे पारसीज. As per 2011 census, six religious minority communities constitute around 20% of country's population. ओके, नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज थी, अगेन फ्रॉम PIB, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में. यहाँ पर एक चीज निकल के आई, दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोफिजिकल जेट्स. ठीक है, साइंटिस्ट ट्रेस द इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा कॉम्पोजिशन ऑन डायनेमिक्स ऑफ एस्ट्रोफिजिकल जेट्स फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज. तो ये क्या होते हैं एस्ट्रोफिजिकल जेट्स, इनके बारे में जानते हैं पहले. इस तरह की चीजें प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. रिसेंटली ए टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव traced the effect of plasma composition on dynamics of astrophysical jets from celestial bodies. So पहले इसके बारे में जानते हैं astrophysical jets. It is an astronomical phenomena where outflows of ionized matter are emitted as extended beams along the axis of rotation. जब कोई celestial body अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही होगी तो उस टाइम पर जो आउटफ्लोज हो रहे हैं उसका आयनाइज मैटर्स के जो एमिट हो रहे हैं वहां पर, और वो एमिट किस तरीके हो रहे हैं? एक्सटेंडेड बीम की तरह, जैसे एक लाइट निकल के जा रही है. ठीक है, एक्सटेंडेड वे में थोड़ी सी. तो उसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोफिजिकल जेट्स. नाउ दे आर बिलीव टू फॉर्म they form due to complex interactions involving magnetic fields and accretion disk around the compact object. Composition क्या होता है? तो it consists of charged plasma which can include electrons, protons and other atomic nuclei. These particles are accelerated to relativistic speeds approaching the speed of light. Velocity, jet associated with stars are composed of ionized gas moving away from the star with velocities of a few hundred kilometers per second. Findings क्या है recent studies की? Scientists have studied how the plasma composition of astrophysical jets are streams of ionized matters from celestial objects like black holes, neutron stars, pulsars affect their behavior. And the study demonstrated that the altering plasma composition affects the jet propagation velocities despite identical initial parameters. अगर आपसे एग्जाम में से पूछा जाएगा तो वो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आखिर ये है क्या? तो इट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना वेयर आउटफ्लोस ऑफ आयनाइज्ड मैटर्स आर एमिटेड एज एक्सटेंडेड बीम अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन भाई याद रख लेंगे, आपको प्रीलिम्स में इतना सफिशिएंट होगा. विजिंजम पोर्ट हमने न्यूज़पेपर में भी देखा था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग से रिलेटेड न्यूज थी. ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं क्योंकि पोर्ट्स पे 2023 में क्वेश्चन आया था और वो ऐसा नहीं था कि आपने सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल से कर लिया. अलग अलग पोर्ट्स के बारे में अलग अलग उनकी जो भी यूनिक फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर कुछ अचीव किया है उसके रिस्पेक्ट में था. ठीक है, तो विजिंजम पोर्ट इसलिए क्योंकि ये हिस्टोरिकल इंडिया के लिए, इतना डीप वाटर पोर्ट हमारे पास कोई नहीं था जहां पर मदरशिप्स आ सकें, बट अब ये बना लिया गया है. इन ट्रिपल बी मोड बनाया गया है बिटवीन केरला गवर्नमेंट एंड अडानी ग्रुप. इट वाज डेवलप अंडर द लैंडलॉर्ड मॉडल. लैंडलॉर्ड मॉडल ये होता है कि यहाँ पर जो अडानी ग्रुप होगा वही इसका मालिक माना जाएगा और यहाँ पर उसके बाद अगर कोई एक्सेस लैंड बचता है कि ये इतना लैंड अभी मेरे काम का नहीं है लेकिन ये मेरे SEC में ही आ रहा है, तो वो इसको रेंट पे किसी और को भी दे सकता है. ठीक है, ये चीज है लैंडलॉर्ड मॉडल. With triple P component on design, build, finance, operate and transfer basis. It was primarily designed to cater to container transshipment. क्योंकि हमें अभी बड़ी बड़ी जो शिप्स होती थी वो या तो कोलंबो पोर्ट्स पे जाती थी या फिर सिंगापुर पोर्ट पे जाती थी या फिर मलेशिया के पोर्ट पे जाती थी. ठीक है, वहां से स्मॉल स्मॉल शिप में कैरी करके हम लोग लेकर आते थे फिर इंडिया की तरफ. क्योंकि हमारे जो पोर्ट्स थे वो उतने ज्यादा डीप वाटर नहीं थे कि उतना डीप शाफ्ट नहीं होता था उनमें कि वो बड़ी शिप्स को कैरी कर सके. लेकिन अब ये पोर्ट कर पाएगा और हमें अपना जो सामान है वो मदरशिप सीधे हमारी विजिंजम पोर्ट पे आ सकेंगी. तो इससे हमारे फायदे क्या होंगे? एक तो चीज होगी कि हमें ये जब फॉरेन पोर्ट्स की सर्विसेज लेनी पड़ती थी तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व का आउटफ्लो होता था.
तो एक तो ये फॉरेक्स आउटफ्लो हमारा स्टॉप होगा, ये पहला बेनिफिट। दूसरा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो अब जो अगर हम लोग एफिशिएंटली हैंडल करते हैं तो जो शिप्स हैं जो बड़ी कंपनी से, हो सकता है वो कोलंबो और सिंगापुर की जगह हमारे विजिंजम पोर्ट को प्रेफर करेंगी, तो इससे हमारी रेवेन्यू अर्निंग भी बढ़ेगी, राइट। एंड थर्ड थिंग क्या हो सकती है यहाँ पर कि क्योंकि अब वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज यहाँ पे अपनी शिप्स को डॉस करेंगी, तो obvious सी बात है कि हम लोग भी अपने कस्टम्स जो लॉस हैं उनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे। हम अपने को और एफिशिएंट बनाएंगे कि जो टर्न अराउंड टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सके टू 6 to 8 आवर्स, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम जो है यही आपकी कॉम्पिटेंसी दिखाता है। नाउ इट विल ऑल्सो बी ए ग्लोबल बंकरिंग हब supplying clean green fuels like hydrogen and ammonia, and after completion port will be one of world's greenest port in the world। इसके एडवांटेजेस देखें। एडवांटेजेस में द पोर्ट इज ए मेयर 10 nautical miles diversion from international east west shipping route connecting यूरोप, पर्शियन गल्फ एंड, इसकी लोकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इंडिया जो बैठा है सीधे सीधे पूरा इंडियन ओशन रीजन के एकदम टॉप पे बैठा हुआ है, राइट। ये हार्डली यहाँ से 10 nautical miles होगा, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि ये ईस्ट टू वेस्ट जो ट्रेड हो रहा है उससे, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जो ट्रेड रूट है उससे हार्डली 10 nautical miles दूरी पर है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है हमारे लिए। इट इज ऑल्सो क्लोज टू नेशनल एंड रीजनल रोड एंड रेल नेटवर्क, एंड द पोर्ट विल फीचर अप्रोक्सीमेटली 30 berth, मोस्ट ऑफ विच विल बी केपेबल ऑफ हैंडलिंग मदर वेसल्स, ठीक है, मदर शिप्स यानी जो बड़े बड़े शिप्स आते हैं वो, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होगा हमारे लिए। Next is the port is the only transshipment hub in Indian subcontinent, strategically located close to international shipping route and centrally on Indian coastline। Around 95% of India का जो foreign trade है वो sea route के through होता है, accounting 70% of trade in value terms। ठीक है, 95% in value sorry volume term and 70% in value term। Nearly 30% of freight movement occurs through international shipping routes south of Indian Peninsula, passing just 10 nautical miles of the Vizhinjam। तो ये हमारी जो इंटरनेशनल सी ट्रेड लाइन मानी जाती है ईस्ट टू वेस्ट, उसके एकदम 10 nautical miles दूर ही है। देन दिस वॉज द न्यूज आर्टिकल जो कि आया द हिंदू में था, बट मैंने वहां पर आपको सिर्फ इतना कहा था कि आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब जान लीजिए कि ये होता क्या है। इट इज सिस्टम डिजाइन टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील्स टू फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड एंड यूज फॉर अदर पर्पसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोटर होती थी वो एक जनरेटर की तरह काम करने लगती थी, ठीक है, क्योंकि आपने जब ब्रेक लगाया तो आपकी गाड़ी तो मोशन में थी, वो काइनेटिक एनर्जी जो थी वो जनरेट हुई। जब आपने ब्रेक लगाया तो ये काइनेटिक एनर्जी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर दी जाएगी वहां पर। सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग is a technology used in electric and hybrid vehicles to capture and reuse energy that would otherwise be lost during the braking। आपने देखा होगा टायर के बीच में गैप्स होते हैं, राइट। वो गैप्स इसलिए होते हैं ताकि जब काइनेटिक एनर्जी रुक रही है तो जो हीट रिलीज होगी वो हीट वहां से रिलीज होने के लिए वो गैप्स बनाए जाते हैं टायर्स में। हाउ डज रीजनरेटिव ब्रेकिंग वर्क? हालांकि ये बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि यूपीएससी आपसे इस तरह की चीजें पूछे कि ये वर्क किस तरह से करती है, बट हम फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं, एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट इज नॉर्मल ब्रेकिंग। इन ट्रेडिशनल व्हीकल्स ब्रेकिंग कन्वर्ट्स द कार काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट विच इज देन वेस्टेड, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई और वेस्ट चली गई। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या हो रहा है? इन व्हीकल्स विद रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रेसिंग द ब्रेक पेडल कॉजेज द इलेक्ट्रिक मोटर टू रन इन रिवर्स, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर ब्रेक दबाया तो आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर थी वो रिवर्स में रन होना शुरू हो जाती है, एंड दिस रिवर्स एक्शन स्लोज डाउन द कार सिमिलरली टू ट्रेडिशनल ब्रेक। बट इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट, जहां पे जो मोटर होती है इट कन्वर्टेड बैक इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से आपकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो मोटर की मदद से वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ओके। और फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो बैटरी में स्टोर हो जाएगी, यानी कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और इस बैटरी की एनर्जी को फिर से यूज कर पाओगे। एनर्जी conversion and storage, the reverse motor converts the kinetic energy of moving car into electrical energy, and this electrical energy is sent back to car's battery and stored for future use such as powering the vehicle or running electrical system, ठीक है। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे ये पूछे जा सकते हैं आपसे। फर्स्ट इज एनर्जी एफिशिएंसी, इट सेव एनर्जी बाय रीयूजिंग इट,
reducing the need for frequent battery recharge. Second, extended range. It helps electric and hybrid vehicle travel further on a single charge. And third, reduce wear and tear. It reduces wear on traditional brake components, leading to lower maintenance cost. बट इसके साथ कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, जैसे इनकम्प्लीट स्टॉपिंग पावर. रीजनरेटिव ब्रेकिंग अलोन ऑफन कैन नॉट ब्रिंग ए व्हीकल टू कंप्लीट स्टॉप एंड मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाय कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम. अगर आप सिर्फ रीजनरेटिव सिस्टम लगा रहे हो तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो व्हीकल को पूरी तरह से नहीं रोक पाएगा. उसके साथ साथ आपको जो कन्वेंशनल तरीका है ब्रेक का वो भी यूज करना पड़ेगा. Next is hill descent. Regenerative brakes may not prevent vehicle from backsliding downhill. हिल एरियाज में ये उतना ठीक नहीं होगा, ये पूरी तरीके से गाड़ी रोक नहीं पाएगा, देखिए बैकस्लाइड कर जाएगी. थर्ड, एफिशिएंसी एट लो स्पीड. द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी रिकवरी ड्रॉप्स एज द व्हीकल स्पीड डिक्रीजेस. अगर तेज स्पीड में थी, आपने ब्रेक लगाया, काफी हीट जनरेट होगी, कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना. तो आप गाड़ी बहुत स्लो स्पीड में चला रहे हो, जैसे कि आप जनरली क्राउडेड प्लेस या मार्केट में चलाते हो, तो वहां पे ये काम नहीं कर पाएगा. ओके. सेंटर सेट टू ट्वीक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस. अब यहाँ पे मराठी, बंगाली, आसमीज एंड मैथिली, इनको भी डिमांड किया जा रहा है कि हमें भी क्लासिक लैंग्वेज का स्टेटस दीजिए, जो कि अभी हमारी 4 सदर्न रीजन की कंट्रीज को है, उसके अलावा हमारी संस्कृत को है. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम ये जान लेते हैं कि करंट क्राइटेरिया अभी क्या है, क्योंकि इस क्राइटेरिया को ट्वीक किया जा रहा है. फर्स्ट इज कि एंटीक होना चाहिए. द लैंग्वेज मस्ट हैव अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पैनिंग 1500 टू 2000 ईयर. सेकंड इज लिटरेरी हेरिटेज होना चाहिए इसका. इट शुड हैव ए बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट कंसिडर्ड वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर्स. थर्ड, ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन, यानी कि ओरिजिनली होना चाहिए. इट शुड नॉट बी बोरोड, कि किसी और लैंग्वेज का टेक्स्ट लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया अपनी लैंग्वेज में और कहा कि हम भी देखिए क्लासिकल है. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. द लिटरेरी ट्रेडिशन शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी. फोर्थ, डिस्टिंक्टिवनेस. द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर should be distinct from the modern form, and there may be a discontinuity between classical language and its later forms or offshoot. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डिसकंटिन्यूटी दिखनी चाहिए आपकी क्लासिकल लैंग्वेज, जैसे हमारी वो एक क्लासिकल संस्कृत हुआ करती थी, ठीक है, और उसके लेटर फॉर्म में एक डिसकंटिन्यूटी दिखनी चाहिए. ये वैदिक संस्कृत जो थी उस टाइम की, वो किसको पता है. कई टेक्स्ट तो इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते आज के लोग. चलिए, किस किस लैंग्वेज को दिया गया है. सबसे पहले तमिल को दिया गया था 2004 में, तो फिर संस्कृत को भी मिलना ऑब्वियस था 2005 में. ठीक है, इसके बाद कन्नड़ को दे दिया गया 2008 में, साथ में तेलुगु को भी दे दिया गया. कन्नड़ एंड तेलुगु दोनों को मिला. इसके बाद मलयालम को मिलता है 2013 में और उड़िया को मिलता है 2014 में. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तमिल, देन संस्कृत 2004-5 में, देन कन्नड़ तेलुगु को एक साथ मिला 2008 में, मलयालम 2013 एंड उड़िया 2014. बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इसके. कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जैसे अवार्ड. 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज. ठीक है, जैसे अगर मराठी को मिल जाता है तो फिर मराठी लैंग्वेज के 2 स्कॉलर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा. ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करना पड़ेगा सेंटर को फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज एंड एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. यूजीसी इज रिक्वेस्टेड टू क्रिएट ए सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स फॉर क्लासिकल लैंग्वेज इन एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. Right? Mitochondrial donation. All you need to know about the mito disease. Mitochondrial disease, इसके बारे में जान लेते हैं. Mitochondrial disease, या जिसको हम शॉर्ट में मीटो भी कहते हैं, it refers to a group of disease that impair the mitochondria's ability to produce the energy needed for organs to function. अब शायद स्कूल टाइम में जिनका साइंस थोड़ा वीक था, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों ने सिर्फ एक ही लाइन रटी थी 9th क्लास तक, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे डिजीज हो जाते हैं जो इम्पेयर कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की एबिलिटी को टू प्रोड्यूस द एनर्जी नीडेड फॉर ऑर्गन्स टू फंक्शन. Forms. Mito can appear in many forms affecting one or more organs and potentially leading to organ failure. Inheritance. Mitochondrial disease can be caused by faulty genes in nuclear DNA or mitochondrial DNA. So ये इनहेरिटेड भी हो सकता है. अगर हमारे जीन्स ही फॉल्ट हो गए, इधर न्यूक्लियर डीएनए दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर. Next is
The severity of the meto can vary even within the same family, where a mildly affected mother might give birth to a severely affected child. And meto is the most common inherited metabolic condition affecting 1 in every 5,000 people. Symptoms are not that important for you. Mitochondrial donation. This is important for us. That mitochondrial donation is a new IVF-based method that allow couple with faulty mitochondrial DNA to have children without passing on the faulty DNA. ओके ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन. हमने एक टॉपिक और बहुत पहले पढ़ा था, थ्री पेरेंट्स बेबी, वो भी इसी चीज पर बेस्ड था. प्रोसीजर आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, बट अगर पढ़ना हो तो आप सेल्फ पढ़ सकते हैं. प्रोसीजर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे. ठीक है. बेनिफिट, इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क ऑफ चाइल्ड इनहेरिटिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, बट चैलेंजेस टू फाइंड donor eggs is a significant challenge for mitochondrial donation. And second is both frozen and fresh eggs are needed for research and clinical trials. तो ये कहाँ से लेकर आए? हालांकि आजकल जो सेलिब्रिटीज हैं जिनको मदर नहीं बनना होता है 45-50 तक, तो वो अपने एग्स जो होते हैं फ्रीज करा देती हैं. कुछ तो इसलिए भी फ्रीज करा देती हैं कि 60 के बाद भी मदर बन सकेंगे. कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कराए, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कराए. बी आर हिल्स बाउंड व्हीकल टू पे टोकन ग्रीन टैक्स. नो, ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो कि हम लोग अपने जो टाइगर रिजर्व वगैरह है, चलिए उनमें तो व्हीकल्स जाने से हम रोक तो सकते नहीं, कहीं से तो निकलना ही है, बट एक चीज की जा सकती है कि यहाँ पर हम ग्रीन टैक्स अप्लाई कर सकते हैं. तो ये किया है बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व ने. तो इसको आप ऐसा कोट कर सकते हो एग्जाम्पल वे फॉरवर्ड में कि हम लोग और भी टाइगर रिजर्व में इस तरह के ग्रीन टैक्स अप्लाई कर सकते हैं. अब ये टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये कहाँ आता है? तो ये आता है कर्नाटका में. बाकी की डिटेल्स आप खुद से पढ़ लेंगे, बाकी एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ इतना पता हो कि कहाँ आता है, दैट इज गुड इनफ. नाउ NABARD टू लॉन्च इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन कुलुतुपुजा. ये केरल की रिस्पेक्ट में न्यूज थी. ठीक है, मगर मुझे आपको जो बताना है, एक तो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं और दूसरा थोड़ा सा NABARD के बारे में जान लेते हैं, तो वो इकोनॉमी का पार्ट भी कवर कर देगा. इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट इज ए मेजर इनिशिएटिव बाय NABARD फोकस ऑन सस्टेनेबल ट्राइबल लाइवलीहुड. ठीक है, जैसे वो आजकल हेयर ऑयल लाना शुरू हुआ है ना आदिवासियों का, उस टाइप के चीजों पर. The program is based on Wadi model of tribal development, which has been developed with the help of both national and international development agencies. Funding projects under this program are funded through Tribal Development Fund. नेक्स्ट इज इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव वही हैं जो भी आप ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हो. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए फॉर ट्राइबल फैमिलीज, ताकि उनको एक सस्टेनेबल इनकम प्रोवाइड की जाए या इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाए, जैसे वो हेयर ऑयल वालों को किया गया है. Second is institution building, to build and strengthen tribal institution, enabling communities to participate in policy formulation. Third, producer organization, to build and strengthen the producer organization. जैसे आज ये हेयर ऑयल वाले खुद से सेल कर रहे हैं ना ऑयल, हालांकि काफी लोगों ने उनका कॉपी बना के मिसयूज किया है, बट कम से कम एटलीस्ट ये है कि वो खुद ही एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर आप डायरेक्ट उनको फोन कीजिए, वो डायरेक्ट भेजेंगे. बाकी वो कुछ लोग अमेजोन पे फ्रॉड कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग. NABARD के बारे में जान लेते हैं. इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. इस वर्ड पे फोकस कीजिए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पर ही फोकस रहता है इसका. इट इज ए मेन रेगुलेटरी बॉडी फॉर रूरल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. ये दो एस्पेक्ट पर फोकस कीजिएगा. ठीक है, एग्रीकल्चर पे पूरा फोकस है, रूरल डेवलपमेंट पे पूरा फोकस है, और ये मेन रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल रूरल बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, एस्टैब्लिश कब किया गया? इट वाज एस्टैब्लिश इन 1982 एट सेंट्रल रेगुलेटिंग बॉडी फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग एंड रूरल डेवलपमेंट. और ये भी प्रॉपर एक एक्ट के थ्रू बनाया गया, सो इट इज ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी बॉडी. नाउ टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन, इनोवेशन. या नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन में वही आ जाता है जैसे हमने ऊपर देखा ना अभी कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएगा NABARD. ठीक है, तो ये इस तरह से नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन भी करता है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पर वर्क करता है. ओके, एक्टिविटीज की बात करें तो ये रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है बैंक्स को, जैसे बैंक्स ने लोन दिया किसी फार्मर को. ठीक है, डिफॉल्ट के चांसेस हाई होंगे. ठीक है, अगर कोई ऐसा रीजन है जहां पर एग्रीकल्चर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक रीफाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है NABARD. उस बैंक को अश्योर करता है कि अगर फार्मर आपका लोन पे नहीं कर पाएगा तो NABARD मदद करेगा आपके लॉस कवर करने में.
improving rural infrastructure and supervising RRBs and cooperative banks. डेलीगेशन ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। अब हमें बिजनेस काउंसिल में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट इसमें है कि हम किस किस चीज में यूएस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो ग्रीन इनिशिएटिव, एडवांस टेक्नोलॉजी, अनुसंधान, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फंड एंड बायोटेक ग्रोथ एंड स्पेस कोलैबोरेशन, ये 5 एरियाज हैं जिन पर हमें यूएसए के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। ग्रीन इनिशिएटिव में ग्रीनफील्ड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर सकते हैं। अब देखिए ये सिर्फ यूएसए की बिजनेस काउंसिल से निकल के आया, बट आप ये सोचिए कि हमें किसी भी कंट्री के साथ अगर रिलेशनशिप पूछे जाए तो क्या ये सेम 5 एरियाज पे हम उनके साथ वर्क नहीं कर सकते क्या? ठीक है, इस हर कंट्री के लिए वैलिड होगा। आप फ्रांस को इसमें इंक्लूड कर लीजिए, उसके साथ भी ये उतना ही वैलिड होगा। ठीक है, आप यूके के साथ कर लीजिए, ये उसके साथ भी ये 5 पॉइंट्स उतने ही वैलिड होंगे। तो इट इज अप टू यू कि आप इंफॉर्मेशन को यूज करना सीखें कि मुझे कहाँ किस तरह यूज करनी है। आपका ब्रेन या कोई भी जीनियस स्टूडेंट हो, रैंक 1 भी हो, तो इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन एक लिमिटेड ही रख सकता है अपने दिमाग में। ठीक है, लेकिन आपको सीखना क्या है कि उस इंफॉर्मेशन को मैं कहाँ किस तरह यूज कर सकता हूँ एक अच्छा आंसर बनाने के लिए। तो आप इसको पढ़िए इंडिया यूएस के कंटेक्स्ट में, लेकिन आप अप्लाई कीजिए किसी भी कंट्री के साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में। Advanced technologies focus on quantum technology, artificial intelligence, critical metals and semiconductors, Anusandhan NRF, introduction of research foundation in India similar to US National Research Foundation. Biotech growth in India, this industry has reached $140 billion with over 4,000 companies. तो biotech field में भी हम लोग काफी आगे जा रहे हैं। स्पेस कोलैबोरेशन, तो निसार मिशन नासा और इसरो मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही नासा ने अभी रिसेंटली एक और चीज कमिट की है कि वो भी हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो जाना चाहते हैं फॉर स्पेस में, उनको ट्रेनिंग में मदद करेगा। ठीक है, अभी इनकी ट्रेनिंग रशिया में चल रही है, नासा ने भी ऑफर दिया है कि हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनफ्लोज टू इक्विटी म्यूचुअल फंड हिट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए इक्विटी वर्ड्स को आप लिंक कर सकते हो शेयर्स के साथ, यानी कि मैंने किसी के शेयर्स कुछ इन्वेस्ट किया शेयर्स में, आप वो म्यूचुअल फंड कंपनी आप जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उस हिसाब से मुझे रिटर्न मिलेंगे। दूसरा होता है हमारा बॉन्ड एंड डिबेंचर, जो कि हमने वीक 1 यानी कि पिछले सेशन में भी समझा था। ठीक है, यहां पर एक तरह का मैंने लोन दे दिया है, मुझे हर साल एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा इररिस्पेक्टिव कि सामने वाली कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे या लॉस जनरेट करे, दैट्स नॉट माय कंसर्न। ठीक है, वो बॉन्ड डिबेंचर होते हैं और ये हैं हमारे इक्विटी या शेयर्स म्यूचुअल फंड। According to Association of Mutual Funds, inflows into India's equity mutual fund hit a record high. So that is good news. Equity mutual funds are investment vehicle हैं, ठीक है, that pool money from multiple investors to invest primarily in stocks और equity securities of publicly traded companies. क्योंकि देखिए एक अकेला आदमी तो पूरा इन्वेस्ट कर नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि सभी मल्टीपल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने 10,000 किए, किसी ने 50,000 किए, किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किए, फिर एक लमसम अमाउंट बड़ा बना, उससे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो ट्रेड कर रही हैं पब्लिकली, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फिर वहां से जो रिटर्न निकल के आता है वो म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें बांट दिया जाता है जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। राइट, जैसे धोनी सचिन जब ऐड करते हैं तो वो उसमें कहते हैं कि यहां पर रिस्क है। Objective: equity mutual fund aim to provide capital appreciation over long term by investing in stocks that are expected to grow in value. देखिए यहाँ पर इक्विटी फंड के अलग अलग टाइप के नोट दे दिए मैंने, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड मल्टी कैप फंड। ठीक है, तो ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा जब तक कि आप उस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम ना दे रहे हो। ठीक है, वो इंश्योरेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, तो अगर आपको एक बार रीड करना हो तो आप कर सकते हो, बट यूपीएससी में आपसे काम नहीं आएगा। मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूँ फीचर्स। फर्स्ट इज की रिटर्न किस हिसाब से आएंगे, तो ये फोकस करते हैं पूरा स्टॉक्स पर, ऑफरिंग पोटेंशियली हाई रिटर्न्स कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स ड्यू टू देयर कंसंट्रेशन ऑन इक्विटीज। जो स्टॉक मार्केट है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वहां से हाई रिटर्न्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी होता है। लेकिन उसके लिए दिया जाता है टैक्स बेनिफिट। इन्वेस्टर कैन गेन टैक्स बेनिफिट विद द इन्वेस्टमेंट इन दीज फंड्स। ठीक है, अगर आपकी सपोज कीजिए सैलरी ऐसी है कि आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हो, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए म्यूचुअल फंड में, तो उतना अमाउंट आपकी इनकम में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। उसके बाद जितनी इनकम बची सपोज 10 लाख, तो वो फिर आपको ले आएगी 20% के इनकम टैक्स ब्रैकेट में। तो रिस्क फैक्टर इन इक्विटी इज हाई। अब जहां हाई रिटर्न होंगे वहां हाई रिस्क भी होंगे। सेम चीज हमने देखी थी 81 बॉन्ड्स में। एक्सपेंस इश्यू, इसको अच्छे से जान लीजिए, यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन लगातार 2 साल पूछे हैं।
ठीक है, ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी इकोनॉमी में पूछने लगा है आजकल। दीज फंड्स आल्सो टेंड टू हैव हायर एक्सपेंस रेशियो देन देयर काउंटर पार्ट्स गिवन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कांस्टेंट मैनेजमेंट, क्योंकि लगातार आपको लगातार इसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है इस कंपनी को। ठीक है, तो उसको अपनी उतनी ब्रिलियंट मैन पावर जो डिसीजन मेकिंग कर सके, सही जगह इन्वेस्ट कर सके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स का पैसा, तो ये कांस्टेंट मैनेजमेंट की वजह से एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई होता है। एक्सपेंस रेशियो इज नथिंग बट एन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेविड बाय म्यूचुअल फंड टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस। ठीक है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपके जो रिटर्न आएंगे उसमें से एक मिनिमल आपसे चार्ज लेवी किया जाएगा, ताकि वो अपने जो एनुअल मेंटेनेंस वगैरह है अपनी लोगों की सैलरी वगैरह देने का उसमें अरेंज कर सकें। Long term investment, these funds are suitable for long term investors given that they perform well in the long term। जैसे आपने अपने बच्चे के नाम पर इन्वेस्ट कर दिए तो वो लॉन्ग टर्म में उसको रिटर्न देगा। India's equity mutual funds surged 17% sequentially to record high, and equity mutual funds have seen net inflows aggregating rupees 5.9 trillion from domestic investors. UNESCO designate 11 new biosphere reserve। नो, बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है? इट इज ए प्रोटेक्टेड एरिया जिसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, और पूरा गोल क्या होता है? टू कंजर्व द इकोसिस्टम एंड देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि वहां की बायोडाइवर्सिटी। इसको डेजिग्नेट कौन कर रहा है? यूनेस्को करता है एज अ पार्ट ऑफ इट्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है कि इसका क्राइटेरिया क्या है डेजिग्नेट करने का। सो फर्स्ट इज दिस साइट मस्ट कंटेन एन इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब core area, and the core area should be typical of a biogeographical unit and large enough to sustain viable population representing all trophic levels in the ecosystem। ठीक है, एक तो लार्ज इनफ होना भी जरूरी है ताकि वो एक पूरा इकोसिस्टम की तरह दिखे। द मैनेजमेंट अथॉरिटी टू इंश्योर द कॉपरेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, दैट इज वहां की रहने वाली लोकल कम्युनिटीज या ट्राइबल कम्युनिटीज, to bring the variety of knowledge and experience to link biodiversity conservation with socio-economic development while managing and containing the conflicts, and areas potential for preservation of traditional tribe or rural modes of living for harmonized use of environment। ठीक है, ये है आपका कोर एरिया। उसके बाद थोड़ा सा बनाया जाता है बफर एरिया, जहां पे आप जाके फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, टूरिस्ट के लिए आप हाउसेस वगैरह बना सकते हो। ठीक है, और फिर आ जाता है एक ट्रांजिशन एरिया, और फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा नॉर्मल एरिया। ओके, the World Network of Biosphere Reserve now total 759 sites in 136 countries। ये हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के। ठीक है, ये सभी आपके सामने मार्क कर दिए गए। मध्य प्रदेश में 2 हैं, पचमढ़ी एंड पन्ना। ये आप खुद से देख लेंगे। ICMR back in race to offer world's first vaccine for deadly Shigella to tie up with Indian manufacturer। Now इस शिगेला के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएगी एक ब्रेक थ्रू वैक्सीन फॉर शिगेला इन्फेक्शन। शिगेला इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम दैट बिलोंग्स टू एंटेरोबैक्टर फैमिली। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक तो इंटेस्टाइन में होता है ये इन्फेक्शन, एंड इट इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया। यूपीएससी इस तरह से खेलता रहता है, ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। 4 स्पीशीज होते हैं इसके, इनके नाम जानना जरूरी नहीं है आपको, बट द मेन साइन ऑफ शिगेला इन्फेक्शन इज डायरिया, ओके, विच इज ऑफन ब्लडी। सिम्टम्स डायरिया, जिसमें इट कैन कंटेन ब्लड, स्टोमक पेन और क्रैम्प्स, फीवर, नॉसी और वॉमिटिंग एटसेट्रा। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स आफ्टर दे हैव बीन इन्फेक्टेड शिगेला बट देयर फेसेस may still be contagious up to a few weeks। ठीक है, तो ये जो लोग ओपन में जाते हैं उसमें फिर वो स्प्रेड हो सकता है दूसरों को भी। ट्रांसमिशन की बात करें तो यस, इट इज वेरी कंटेगियस। पीपल गेट इन्फेक्टेड शिगेला व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद और swallow small amount of bacteria from the stool of a person who is infected with shigella। ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी विद ए सिक पर्सन। और वल्नरेबल एज क्या है? चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 आर मोस्ट लाइकली टू गेट दिस। Shigellosis affect about 188 million cases per year that result in about 1 million death per year around the world। Prevention क्या है भाई? Washing your hand, maintain all sort of hygiene, soap वगैरह यूज कीजिए। But the fact is that it has no vaccine। मखाना कल्टीवेशन इन बिहार, ये द हिंदू का आर्टिकल था, बट सैटरडे को मैंने आपके साथ न्यूज़पेपर डिस्कशन स्किप कर दिया था, तो उस वजह से ये रह गया था, तो मैं इसको यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इंग्लिश में फॉक्सनट भी कहते हैं, एंड दे आर डिमांड एज ए सुपर स्नैक।
बिहार के मिथिला रीजन में मोस्टली होता है अराउंड करीब करीब 90% जो इसको इसको हम लोग हिंदी में मखाना कहते हैं, ठीक है। और जो 90% जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से बिहार से ही होता है, तो इसकी कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर आप 2014 तक जाएंगे तो ये 250 रुपए किलो के आसपास मिलता था, आज ये 1200 से 1500 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। Makhana have become a popular super snack with prices rising sharply in both domestic as well as international market. Foxnut or makhana is an aquatic crop traditionally grown in India. ठीक है, कॉमन नेम इसके फॉक्सनट कहते हैं, गॉर्गॉन नट भी कहते हैं या फूल मखाना भी कहते हैं। प्रोडक्शन मखाना इज मेनली कल्टिवेटेड इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम, क्योंकि थोड़ा सा पानी में ही ग्रो किया जाता है, एक्वेटिक क्रॉप है, तो ऑब्वियसली बात है कि जहां नदियां ज्यादा होंगी, पानी ज्यादा होगा, वहीं ग्रो किया जाएगा। ठीक है, बिहार में काफी ज्यादा होता है। बिहार इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मखाना अकाउंटिंग फॉर 90% ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 80% ऑफ वर्ल्ड डिमांड। तो चलिए बिहार में कुछ तो हमें ऐसा मिला जो हम कहीं पे फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हैं कि हम लोग कैसे बिहार में पर कैपिटा इनकम जो कि बहुत कम है उसको कैसे बढ़ाएं। Makhana is an aquatic crop. It requires warm, humid climate, typically cultivated in areas with temperature ranging from 20 to 35 degrees. Soil, it thrives in loamy and clay soil with good water retention capacity. Soil का pH होना चाहिए between 5.5 to 7.5. नर्सरी में इसकी प्रिपरेशन की जाती है। पहले सीड्स कलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम मैच्योर मखाना फ्रूट्स, देन these seeds are soaked in water for 24 to 48 hours before sowing, and seeds are sown in nursery beds or trays filled with mixture of soil and cow dung. फिर प्रिपेयर की जाती है मेन फील्ड, सिलेक्ट किया जाता है लो लोइंग एरियाज या वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स और वेटलैंड्स। फिर ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड इनटू मेन फील्ड आफ्टर 30-40 डेज व्हेन दे आर अबाउट 15-20 सेंटीमीटर टॉल। फिर फर्टिलाइजेशन किया जाएगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लाइक काउ डंग कैन बी अप्लाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर जनरली अवॉइडेड, सो दैट इज अ गुड थिंग एट लीस्ट। मखाना करीब टाइम लेता है 4 से 5 months टू मैच्योर and the seeds are harvested when the fruits start to crack and the seeds float on the water surface. Nutritional value की बात करें तो it is source of vegetarian protein at 10% and contains 5 of the 9 amino acids. So this point is bit important. You can remember that. Next is okay, they protect against the diabetes and obesity. सुपर स्नैक माना जाता है इसको। मखाना डेवलपमेंट स्कीम बिहार गवर्नमेंट रन करती है इसको और 75% सब्सिडी देती है ऑन सुवर्ण वैदेही वैरायटी ऑफ द सीड्स कैलकुलेटेड एट 97,000 पर हेक्टेयर। ये गवर्नमेंट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर में भी आता है। लास्टली ये पीआईबी की न्यूज है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसको और देख लेते हैं। जीआरएसई एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। Now, what is this? GRSE Accelerated Innovation Nurturing Scheme, that is GAINS 24. It was launched by Defense Ministry in collaboration with Garden Research Shipbuilders, जो कि कोलकाता में बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? It aims to address challenges faced by shipyards and promote technology development through startups nurtured in India. तो आप इसको मेक इन इंडिया चाहे स्टार्टअप इन इंडिया पॉलिसी उन सबसे रिलेट कर सकते हो अपने आंसर में। The scheme encourages MSME and startups to develop innovative solutions and the scheme aims to foster technological advancement in ship design and construction. Significance क्या होंगे? It strengthens maritime security and air defense by leveraging technological advancement, and it contributes to self-reliance of defense manufacturing and enhances operational capabilities of armed forces. Okay, एक टॉपिक और बचा है, दो बचे इनफैक्ट, हाँ सॉरी, मुझे लगा ये लास्ट था। Foreign insects turns allies in eradicating invasive aquatic weeds. तो पहले तो इनके नाम याद रखना जरूरी हो जाएगा हमारे लिए। फर्स्ट इज Salvina molesta, an exotic beetle released into reservoir in Madhya Pradesh has successfully eradicated an invasive weed species Salvinia molesta. ओके, तो यहां पर हम लोगों ने एक्सोटिक बीटल यूज किया था जिसने सक्सेसफुली इरेडिकेट कर दिया एक इन्वेसिव वीड स्पीशीज को। कॉमन नेम है इसका जाइंट सैल्विना, ठीक है। इट इज एन इन्वेसिव एक्वेटिक
फर्न दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये जो आप देख रहे हो इमेज में, इसे लोकली हम लोग चाइनीज झालर भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्पॉट की गई थी इंडिया में इन 2018 और ये कंप्लीटली इसने कारपेट कर दिया था पूरे रिजर्वायर को बाय 2019। तो यहाँ पे हमने एक एक्सोटिक बीटल लिया जिसका जिसका नाम था टिटो बैगोस टैल्बिनी। ठीक है, इसको रिलीज किया था हमने मध्य प्रदेश के रिजर्वायर में, जिसने इरेडिकेट कर दिया था इस टैल्बिनिया मोलेस्टा को। Appearance not important for us. The floating leaves are oval to oblong, measuring about 2 to 5 centimeter length. हमारे लिए काम है इसका habitat, ये हमारे लिए जरूरी है जानना। It thrives in slow moving, nutrient rich, freshwater bodies like ponds, lake, irrigation channels, etc. नेटिव कहाँ का है ये भी जानना जरूरी है, जैसा कि यूपीएससी ने इस साल पूछा है। नेटिव कहाँ के होते हैं स्पीशीज वो पूछा था उसने। तो ये नेटिव है साउथ ईस्टर्न ब्राजील का। रिप्रोडक्शन ये बहुत ही हाई रेट पर करता है, वेरी हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड इट रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली थ्रू फ्रेगमेंटेशन। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, डेंस मैट्स ऑफ सैल्विना मोलेस्टा ब्लॉक सनलाइट, नीचे नहीं जाने देता है, ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस कर देता है और अल्टीमेटली वहां की एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। दे कैन ऑल्सो डिस्टर्ब नेटिव प्लांट्स कम्युनिटीज एंड ऑल्टर द हैबिtat। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इंसेक्ट के बारे में जो इसको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, इन्वेसिव प्लांट को ये इंसेक्ट है जो देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, काइटोबैगस सैल्विनी। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दीज थिंग्स। ओके, दिस इज ए सब एक्विटिक यानी कि अंडर वाटर रहने वाला हार्बीवोरस इंसेक्ट है। सब एक्विटिक हार्बीवोरस इंसेक्ट, नेटिव है ब्राजील का। ये फीड करता है ऑन इन्वेसिव एक्विटिक प्लांट्स सैल्विनिया मोलेस्टा एंड सैल्विनिया मिनिमा। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानना था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने एक चीज लॉन्च की है जिसे कहते हैं एम डेविस। इट इज द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइसेस डिजाइन टू सपोर्ट गवर्नमेंट्स, regulators and users in making informed decisions regarding the selection, procurement and use of medical devices। इसके की फीचर्स आप खुद से पढ़ सकते हैं, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो इतना जरूरी नहीं है। बस एम डेविस कुछ नहीं है, एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्लियरिंग हाउस बनाया गया है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ताकि गवर्नमेंट्स वगैरह या यूजर्स एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें प्रोक्योरमेंट के वक्त पे। ठीक है, तो और ये इनिशिएटिव किसका है, तो ये डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है। बाकी आपको इसके फीचर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेनिफिट्स आप चाहें तो खुद से देख सकते हैं कि ये बेनिफिट क्या देगा हमें। First, it will replace the fragmented sources with a single comprehensive platform. It simplifies the process of finding reliable data. जैसे आप लोग कुछ भी परचेज करने से पहले रिव्यूज पढ़ते हो उसी टाइप में। It allows searches based on device type, healthcare system support, scope, required infrastructure, etc. And it aids national policymakers in developing or updating national lists for health technology procurement and support health insurance and patient reimbursement policies. All right. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ये हमारे वीक 2 का प्रीलिम्स एक्स्ट्रा खत्म हुआ। तो आई होप कि आपने दोनों पार्ट देखेंगे आप, वीक 1 एंड वीक 2, और अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प करता है, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमारा जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।